तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 सेशन के एग्ज़ाम जो 9 जनवरी 2025 को हुआ था उसके शिफ्ट 1 के क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे जो आने वाले जून 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये पेपर 1 के टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे। तो इसे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो 9 जनवरी 2025 को शिफ्ट 1 में आयोजित हुआ था वो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वह डीआई के क्वेश्चन है। इसकी चर्चा हम अलग वीडियो से करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ। और ये 5 डीआई के बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें कह रहा है कि मृदा का प्रकार कैसा है और वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, उसको मिलान करना है। देखिए, पहला है जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल, मरुस्थलीय मृदा यानी डिजर्ट सॉइल, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल, लैटराइट मृदा। और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दिया हुआ है वेस्टर्न घाट केरला, कच्छ का रण गुजरात, इंडो गंगा का मैदान बिहार और तमिलनाडु का कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन। तो सबसे फेमस जो है हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है वो इंडो गंगा का मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें बिहार भी आता है। तो इसको मिला देंगे हम। जलोढ़ को कहाँ से मिलाएंगे? इंडो गंगा का मैदान बिहार से मिलाएंगे। ये 3 नंबर में गया। फिर मरुस्थलीय मृदा जो है यह कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा को कहाँ करेंगे? कच्छ के रण गुजरात में। और काली मृदा जो है ये बहुत ही फेमस है, इसको भी जानते हैं आप लोग कि तमिलनाडु का कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर लैटराइट मृदा जो है ये पश्चिमी घाट केरल में पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? ए का 3, बी का 2। ए का 3, बी का 2 इतना सही पकड़ में आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ए का 3, बी का 2 दिया हुआ है। ए का 3, बी का 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक वर्ष से रिलीज हुई फिल्मों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी फिल्म को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाना है। दिया गया हुआ है फिल्म क्या है? मदर इंडिया है, उसके बाद पाथेर पंचाली है, फिर मुगल आजम है, उसके बाद न्यू दिल्ली है और काला पानी है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसको क्रम में सजाना है। सबसे पहले हो जाएगा पाथेर पंचाली, आया था 1955 में। और इधर सबसे लेटेस्ट जो है क्या हो जाएगा? सबसे लेटेस्ट में ये काला पानी हो जाएगा। जो नहीं, सबसे लेटेस्ट में जो है वह न्यू दिल्ली हो जाएगा। ये न्यू दिल्ली 90 के दशक में आया हुआ था, ठीक है। 1980 से लेकर के 1990 के बीच में। हाँ, तो इसको क्रम में सजाना है, लेकिन इसका जो है सीक्वेंस सही नहीं दिया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे। और एनडीए जो है इसका विकल्प डी माना है, जो कि उचित नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग सही आंसर इसका क्या होगा। तो वो पाथेर पंचाली होगा, 1955 में आया। फिर मदर इंडिया जो है 1957 में आया, मुगल आजम जो है 1960 में आया, और न्यू दिल्ली जो है वो 1987 में आया। काला पानी जो है 1958 में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो है पृथ्वी पर सबसे अधिक वाष्पशील जैविक यौगिक VOC का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक वाष्पशील जैविक यौगिक का स्रोत क्या है? तो वो प्लांट है, यानी पादप है, पौधा है। क्या हो जाएगा इसका? सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो प्लांट हो जाएगा, पौधा। देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का स्रोत पौधे अपनी चयापचय प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में प्राकृतिक VOC जारी करते हैं, जिसमें बायोजेनिक VOC है। ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं को उनके जनन के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा है असेंबली लैंग्वेज, चौथा है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। और इसको किस हिसाब से सजाना है? उनके जनन के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा जनरेशन सबसे पहले आया और कौन उसके बाद में आया। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें मशीन लैंग्वेज ही आया था, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है असेंबल, उसको किया गया असेंबली लैंग्वेज है, ये 2 नंबर पे हो जाएगा,
ठीक। उसके बाद जो है हाई लेवल लैंग्वेज आया, उच्च स्तरीय भाषा, ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज आया, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तैयार होगा ACBD। देखते हैं कहाँ दिया हुआ है ACBD, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक तरफ इंटरनेट का कीवर्ड दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके फंक्शन दिया गया हुआ है। देखते हैं, पहला है FTP, दूसरा है पिंग, तीसरा है HTML और चौथा है HTTP। तो इसमें पता ही होगा कि HTTP का क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है, ये वेब पर डॉक्यूमेंट को आदान प्रदान करने के लिए कुछ एक नियम सेट करता है। और इसी में जब HTTPS लगा रहेगा तो वो सिक्योर हो जाएगा। फिर HTML जो है क्या होता है, ये भी एक लैंग्वेज होता है, तो इसको टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को, क्या क्या उसके कार्य है। पहला कह रहा है FTP है, तो FTP क्या होता है, ये एक तरह का प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलें स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है ना, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है FTP। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 4 नंबर में जाएगा। एक प्रकार का प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। तो ये हो गया हमारा A का 4 नंबर, A का 4 होगा। फिर उसके बाद जो है पिंग आता है, यह जांचने के लिए संदेश भेजा गया कि सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है ना, यह जांचने के लिए संदेश भेजा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर है HTML जो है वेब का उपयोग के लिए हाइपर टेक्स्ट क्या करते हैं, हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है HTML का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। फिर जो है HTTP है, यह वेब पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए नियमों का एक सेट है। तो ये क्या है, नियमों का आदान प्रदान के लिए एक सेट है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग मिलाएंगे कि A का 4, B का 2, C का 1 और D का 3 किस ऑप्शन में है। A का 4, B का 2, देखते हैं, A का 4, B का 2 ऑप्शन नंबर C में है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। देखिए FTP जो है, यह प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। पिंग जो है, यह जांचने के लिए संदेश भेजा गया कि सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर HTML जो है वह वेब पर उपयोग के लिए हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और HTTP जो है, यह वेब पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए नियमों का एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तो वो है हमारा क्या, एक तरफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन दिया हुआ है और एक तरफ रिजल्ट उसका दिया हुआ है, क्या होता है उसका परिणाम बताना है और इसको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम एक पहले वीडियो में बताए थे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को कैसे देखते हैं। तो उसको देखने के लिए AEIO इसको याद कर लेना है। ये ऑल होता है, ये नो होता है, ये सम होता है और ये सम नॉट होता है। ठीक, तो इस हिसाब से चलेंगे। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि यदि I सत्य के रूप में दिया गया है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। जब I जो है, I क्या होता है, सम होता है, तो उस कंडीशन में E असत्य हो जाता है और A यानी ऑल वाले को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखेंगे कि E असत्य कहाँ है और A अनिर्धारित कहाँ पे है। E असत्य है और A अनिर्धारित है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। फिर देखेंगे कि I असत्य के रूप में दिया गया है और तीसरे नंबर में है यदि O सत्य के रूप में दिया गया तो जब O सत्य के रूप में दिया जाए तो उसमें क्या है, E तथा I दोनों को निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, यानी कि E तथा I जो है दोनों अनिर्धारित हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा, C का
1 हो जाएगा। और इसी दोनों पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि ए का 2 और सी का 1 किस में दिया हुआ है, ए का 2 सी का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब आई जो है सत्य के रूप में दिया हो तो ई असत्य होता है तथा ए अनिर्धारित होता है। फिर यदि आई असत्य के रूप में दिया गया है तो ए असत्य होगा और ई सत्य हो सकता है। यदि ओ सत्य है तो ई तथा आई दोनों अनिर्धारित होंगे, और यदि ओ असत्य है तो ई भी असत्य होंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी विशेष कूट योजना में, किसी विशेष कोडिंग में जो है क्लास एंड के क्लास को XOZHH लिखा जा सकता है और कैबिन को XZYRM लिखा जाता है, तो उसी कोडिंग भाषा में टेबल को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे C है तो X यहाँ पे लिखा जा रहा है, फिर यहाँ भी C है केबिन के लिए तो यहाँ भी X लिखा जा रहा है। ठीक, तो C कितने पे आता है, 3 पे आता है, X कितने पे आता है, 24 पे आता है, तो ये 27 आ रहा है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है। फिर उसी तरह देखेंगे हम लोग L जो है वो O का अपोजिट है, फिर यहाँ A जो है Z का कोड बन रहा है जो एक दूसरे के अपोजिट है, B Y के अपोजिट है, I R M N ये सभी अपोजिट है, तो इसमें सब अपोजिट बन रहा है। तो उसी तरह टेबल के लिए भी हमारा अपोजिट हो जाएगा, तो T का क्या हो जाएगा, T का 20 होता है तो इधर 7 आ जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद E का अपोजिट क्या हो जाएगा, E के लिए Z हो जाएगा हमारा, G और Z। उसके बाद B आ जाएगा, B के लिए क्या हो जाएगा हमारा, B के लिए हो जाएगा Y। इतना से ही पकड़ सकते हैं कि किस ऑप्शन में G Z Y है, G Z Y देख सकते हैं हम लोग, G Z Y ये ऑप्शन नंबर डी में है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में जो है अस्थायी परिवर्तन है। ये तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है या, लेकिन यहाँ अस्थायी कह दिया तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अधिगम व्यवहार में अस्थायी और सदाबहार परिवर्तन है, हमेशा चलता है, बिल्कुल सही। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। अधिगम जो है ये जीवन पर्यंत, अधिगम का मतलब यहाँ लर्निंग होता है, सीखना, जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, पढ़ाई से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, वो सभी आता है इसमें। ऑप्शन डी जो अधिगम केवल 18 वर्ष की आयु तक घटित होता है, नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है, तभी तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के अनुभवों के पुनर्सृजन की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया यानी सत्य नहीं है पूछा गया है, जो ऑप्शन ए और डी हो रहा है। तो बाकी सभी सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए और डी दिया हुआ है। ए और डी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इस हिसाब से राइट आंसर इज सी। सीखना यह अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं लाता तथा यह 18 वर्ष की आयु तक नहीं अपितु जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि ओवरहेड प्रक्षेपक किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी द ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है एक ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, या कोई पारदर्शी चित्र बनाना है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओवरहेड प्रक्षेपक यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पारदर्शी चित्र बनाने के लिए, या कोई फिल्म बना रहे हैं उसके लिए करते हैं। देखिए, ओवरहेड प्रक्षेपक पारदर्शी चित्र के लिए प्रयुक्त होता है। यह फिल्म या साइड प्रोजेक्टर की तरह स्क्रीन पर एक बड़ा चित्र प्रक्षेपित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है, जिससे एक छोटे दस्तावेज या चित्र के दृश्य को बड़े दर्शकों के साथ साझा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, इसको बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन से बनेगा ये।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा निर्मित के लिए सबसे उत्तरदायी है। तो अम्लीय वर्षा के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन से पोल्यूटेंट जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक है, सबसे अधिक उत्तरदायी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड सीसा। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा फेमस वो तो आप जानते ही हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड तो होता ही होता है अम्लीय वर्षा में, ठीक। अब उसके बाद रहा क्या बाकी के ऑप्शन देखने का, तो देख सकते हैं एक और चीज़ इसमें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वो होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ नहीं होता है, ओजोन का नहीं होता है, ठीक, और लीड का भी नहीं होता है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, बी और डी, दो ही सबसे अधिक उत्तरदायी हैं। कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। देखेंगे किस ऑप्शन में ऑप्शन बी और डी दिया हुआ है, तो बी और डी बी नंबर में दिया है, इस हिसाब से बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो वो है हमारा कि वातावरण में प्रचुरता में उपस्थित हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो ये जो है मीथेन है। वातावरण में प्रचुरता में उपस्थित हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये मीथेन है, यानी ज़्यादा मात्रा में मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। देखिए मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन प्रतिशत है जिसमें एक कार्बन परमाणु होते हैं, और यह सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोकार्बन प्रदूषण है। यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल कैल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, उसकी पहचान करना है, ठीक है। तो वो क्या है, रैम जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रैम एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के मुख्य कार्य के लिए उपयोग की जाती है। यह डेटा को स्टोर करता है जो कंप्यूटर में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में डेटा मिट जाता है। CD-ROM, DVD-ROM और CTR ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इन डिवाइसों में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए जो है रैम जो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण निर्धन छात्रों की स्कूली पढ़ाई के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई थी। किस सिफारिश के आधार पर जो है ग्रामीण निर्धन छात्रों की स्कूली पढ़ाई के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, उसको देखना। देखिए, शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, PM श्री स्कूल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1950। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी सिफारिश पर, शिक्षा पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना था 1986 में, उसके आधार पर जो है ग्रामीण निर्धन छात्रों को स्कूली पढ़ाई के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर ग्रामीण निर्धन छात्रों को स्कूली पढ़ाई के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक चोरी पर UGC दिशा निर्देश के अनुसार पाठ की कितने प्रतिशत समरूपता दंडनीय नहीं है। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, और जब PhD करने जाइएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है प्लेगियरिज्म चेकिंग में, ठीक है ना। तो कितने % तक की समरूपता अगर आपको मिल जा रही है तो उसका कोई दंड प्रावधान नहीं है। तो ये याद रखिएगा 10%, जहाँ भी 10% से ज़्यादा हुआ आपको पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगा, उसका दंड मिलेगा। उतने महीने के लिए आपका थीसिस सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिलेक्ट नहीं होगा, फिर उतने उसके बाद ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये साहित्यिक चोरी यानी प्लेगियरिज्म को रोकने के लिए ये किया गया, 10% से ज़्यादा समरूपता नहीं होनी चाहिए। और उसका दंड भी है, ये भी पूछा जाता है कि 10% से ज़्यादा होगा तो कितना होगा। साहित्यिक चोरी पर UGC दिशा निर्देश के अनुसार पाठ की 10% समरूपता दंडनीय नहीं है। UGC के दिशा निर्देश में साहित्यिक चोरी के स्तर को कुछ इस तरह से वर्गीकृत किया गया। लेवल 0 यानी स्तर 0 जो है वो 10% तक की समरूपता मामूली समानता है, कोई दंड नहीं है इसमें। और लेवल 1 जो 10 से 40% तक की समरूपता अगर मिल जा रही है आपके, तो ऐसे में 6 महीने के अंदर संशोधित थीसिस पेश करना होगा। 6 महीने का सस्पेंशन लगेगा आपको। फिर लेवल 2 में आते हैं जिसमें 40 से 60% तक की साहित्यिक चोरी होता है, तो अगर उसमें होता है तो 1 वर्ष के लिए आपका सस्पेंशन लगेगा।
लेवल 3 में देखें तो इसमें 60% से अधिक समरूपता को रखा गया है छात्र का उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा। अगर 60% से ज़्यादा अगर आपका साहित्यिक चोरी समरूपता पकड़ाया जाता है साहित्यिक चोरी में, तो फिर आपका PhD रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस लेवल को याद रखिएगा, पिछला सेशन में पूछा हुआ है ये जून 2024 में कि लेवल 0 जो है वो 10% तक की समरूपता को दर्शाता है, लेवल 1 जो है 10 से 40% की समरूपता को दर्शाता है जिसमें 6 महीने का सस्पेंशन है, दंड है, और लेवल 2 जो है वो 40 से 60% को दर्शाता है, इसमें 1 साल के लिए है, और लेवल 3 जो है 60% से अधिक को है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रतिचयन को किस नाम से जाना जाता है जिसमें प्रतिचयन इकाइयों का कुछ विशेषज्ञों की सलाह पर या स्वयं शोधकर्ता के अंतर्ज्ञान या मत द्वारा चयन किया जाता है। तो ये है जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वेंशन सैम्पलिंग। तो इसको देखेंगे हम लोग क्या है ये है हमारा, सोचिए इसको कि उस प्रतिचयन में क्या होगा, ये जजमेंट सैम्पलिंग हो जाएगा जिसमें प्रतिचयन इकाइयों का कुछ विशेषज्ञों की सलाह पर, ठीक है ना, ये विशेषज्ञों की सलाह पर यह कीवर्ड है आपके लिए, कुछ विशेषज्ञों की सलाह पर या स्वयं शोधकर्ता के अंतर्ज्ञान या मत द्वारा चयन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग या निर्णय प्रतिचयन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निर्णय प्रतिचयन यानी जजमेंट सैम्पलिंग में प्रतिचयन इकाइयों का कुछ विशेषज्ञों की सलाह पर या स्वयं शोधकर्ता के अंतर्ज्ञान या मत द्वारा चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि DBMS के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है। DBMS क्या है, एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके संदर्भ में हम लोगों को ये कथन के चेक करना है, बताना है कौन कौन से सही है कौन गलत है। देखिए पहला है कि DBMS इज ए सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ तो छुप ही गया, हाँ, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बी है कि डाटाबेस स्कीम इज़ द डिज़ाइन ऑफ द डाटाबेस, तो ये क्या हो जाएगा, डिज़ाइन होता है डाटाबेस का, ये भी सही है। सी कह रहा है कि फॉरेन की इन ए रिलेशन इज़ यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेबल, तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि प्राइमरी की इज़ यूज टू रिलेट टू टेबल और रिलेशन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही क्या हुआ, ABE। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ABE ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज़ राइट आंसर। DBMS डेटाबेसों के निर्माण तथा संयोजन के लिए एक सॉफ्टवेयर है, यह डेटाबेसों का अभिकल्प भी है। SQL का विस्तृत रूप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। DBMS के संदर्भ में ये सभी सही है कथन, 3 ठो। अगला है कि अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यानी UGC, जिसके हम लोग एग्ज़ाम देंगे UGC नेट JRF का। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCERT की स्थापना कब हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, और इग्नू की स्थापना कब हुआ। ये तो आपको उम्मीद करते हैं कि पता होगा, इसमें नहीं कुछ पता होगा तो ये ज़रूर पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ, ठीक। और उससे पहले बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की स्थापना किया गया था विश्वविद्यालय का, और उसके बाद चौथा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 में हुआ, सबसे पहले वहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ सीधा ये 2 ऑप्शन ख़त्म, बचा बी और डी, ठीक। उसके बाद जो है अगर इसमें अनुमान लगाएंगे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यानी UGC की स्थापना ये पता होगा कि 1953 में किया गया था। कब किया गया था, 1953 में हुआ था, ठीक। और अभी पिछले वाले सेशन में हम पढ़ाए थे कि इग्नू की स्थापना जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। तो ये सबसे लेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि शुरू में डी और लास्ट में ई। देखते हैं किस ऑप्शन में है, शुरू में डी लास्ट में ई जो है ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह 1887 में किया गया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1922 में हुआ था, ठीक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना 1953 में हुआ। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ। इग्नू की स्थापना 1985 में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वितरणात्मक शोध पर लागू होती है, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे लागू होता है। पहला ऑप्शन है कि इसमें आगमनात्मक और विश्लेषण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, यानी इंडक्शन एंड एनालिसिस का इसमें प्रोसीड्यूर किया जाता है। दूसरा है कि एक अध्ययन यह विवरण देता है और व्याख्या करता है कि मामला केस क्या है या क्या था, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि यह कभी भी मानकीय नहीं हो सकता, यह कभी भी मानकीय नहीं हो सकता, गलत बात है। मानकीय कैसे नहीं होगा, जब इसमें जो है कि विश्लेषण इसका वितरणात्मक शोध, इस पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया जा रहा है, तो अगर वो सही पाएगा तो कैसे नहीं होगा। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया हमारा, ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। फिर बाकी के देखेंगे हम लोग, वो जो है डी, इसका केवल परिमाणात्मक शोध में उपयोग किया जाता है, केवल क्वांटिटेटिव में किया जाता है, ऐसा नहीं है, क्वालिटेटिव में भी किया जा सकता है। और ई नंबर कह रहा है कि सर्वेक्षण अध्ययन इसके प्रकारों में से एक प्रकार है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ, सी और डी गलत हुआ, बाकी ए बी ई सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बी ई, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इज़ राइट आंसर। देखिए वर्णनात्मक शोध यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक शोध या विवरणात्मक शोध किसी घटना, स्थिति या जांच के तहत विषय का सटीक और विस्तृत या चित्रण प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें आगमनात्मक और विश्लेषणात्मक की प्रक्रिया सम्मिलित हो सकती है। एक अध्ययन या विवरण देता है और व्याख्या करता है कि मामला क्या है या फिर क्या था, तथा सर्वेक्षण अध्ययन इसके प्रकारों में से एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, इसका अगला पद बताना है कि क्या होगा। तो देखिए 1 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 61 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, एक के लिए हम सबसे पहले इसमें फिर 7 है, फिर 25 है, फिर 61 है, ये मल्टीपल होते जा रहा है, तो इसका स्क्वायर या क्यूब करके देखेंगे। अगर क्यूब करके देखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, इसमें से 0 घटा लेंगे तो 1 आ गया। 2 का क्यूब करेंगे, 2 के क्यूब में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, ठीक। 3 के क्यूब में से 2 घटाएं, कितना आया, 25 आया हमारा, ठीक। उसी तरह फिर आगे करेंगे, 4 का क्यूब, 4 के क्यूब 64 होता है, 64 में से 3 घटाएं, कितना आएगा, 61 आएगा, ठीक। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, इसमें से 4 घटाएंगे, कितना आया, 121 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का गठन किसने किया। ये तो बहुत फेमस है, जॉन मैकर्थी ने किया था एआई शब्द का गठन, आर्टिफिशियल, जो अभी बहुत यूज़ में है। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का गठन जॉन मैकर्थी ने किया था। जॉन मैकर्थी अमेरिका के रहने वाले कंप्यूटर और संज्ञानात्मक विज्ञान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देख सकते हैं कि ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन यह स्पष्ट करते हैं कि संप्रेषण अधिगम और शिक्षा में सहायक है। संप्रेषण जो है, संप्रेषण यह अधिगम और शिक्षा में सहायक है, इसके कौन से कथन इसको मतलब स्पष्ट करता है इस बात को। तो देखिए पहला, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रेरित करता है। दूसरा कह रहा है कि बिना समझे स्मरण कर लेने की ओर अक्सर करता है, बिल्कुल गलत बात है, बिना समझे कैसे हो जाएगा। तीसरा है, यह विविध परिप्रेक्ष्यों के आदान प्रदान की अनुमति देता है, बिल्कुल सही। यह ज्ञान के प्रसार को सीमित करता है, सीमित नहीं करता है भाई। तो सही क्या होगा, ए होगा और सी होगा, तो सही होगा, बाकी बी और डी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए और सी दिया हुआ है। ए और सी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। संप्रेषण अधिगम और शिक्षा में सहायक तत्व इस प्रकार होंगे, यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रेरित करता है तथा यह विधि विविध परिप्रेक्ष्यों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे NCTE, NCERT, NAAC,
ठीक है। और एक और क्या है, स्वयं। तो इसमें पता होगा कि NCT का फुल फॉर्म पता होगा तो आप वहाँ से भी मिला सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल टीचर एजुकेशन NCT, और AICTE जाता है तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है, यहाँ पे टीचर एजुकेशन आ जाएगा। तो टीचर एजुकेशन से ही यहाँ ऑप्शन दिख रहा है हम लोग का, क्या होगा, A का 3 हो जाएगा, A का 3। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग NCERT दिया हुआ है। तो NCERT का क्या होता है, स्कूल की पाठ्य पुस्तक को बनाना रहता है, जो कि अगले स्लाइड में दिए हुए देख सकते हैं। NAAC जो है, NAAC क्या करता है, ये असेसमेंट करता है, एक्रीडिटेशन, नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म ही होता है। तो ये यहाँ पे 2 एक में हो जाएगा। तो 1 का 3 और C का 1 देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, 1 का 3 और C का 1 का 3 C का 1, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक। तो C इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCTE जो है यह शिक्षक टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। NCERT जो है स्कूल की पाठ्य पुस्तक को तैयार करता है, और NAAC जो है मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। स्वयं जो है स्टडी वे ऑफ यंग एस्पायरिंग एक्टिव एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है। तो ये ऑनलाइन शिक्षा को प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सही कथन को चुनना है। देखिए, इस वर्ष भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% पर खर्च किया है। बिल्कुल गलत बात है। अभी तक तो समिति सिफारिश कर दिया है 6% का करने का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा है, कर्नाटक सरकार ने सुखदेव थोराट की अध्यक्षता अलग से राज्य शिक्षा नीति आयोग की स्थापना की है। चलिए देखते हैं। तीसरा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता एक मिसाइल वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने की थी। चौथा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता एक शिक्षाविद कृष्ण कुमार ने की। पांचवा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निजी लोक हितैषी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो इसको देखना है क्या हो सकता है इसमें। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो 6% खर्च किया, अभी तक हुआ नहीं है, सिफारिश ही किया गया है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, ठीक। बी कह रहा है कि कर्नाटक सरकार ने सुखदेव थोराट की अध्यक्षता अलग से राज्य शिक्षा नीति की स्थापना की है। तो अगर ये नहीं भी मालूम है तो अगला ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता एक मिसाइल वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने किया। बिल्कुल सही। और जब वो सही होगा तो ये डी नहीं होगा सही, ठीक है। और ई नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निजी लोक हितैषी भागीदारी को, यानी कि प्राइवेट PPP मॉडल पे काम करता है, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टिसिपेशन पे काम करता है, ये सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, BCE सही हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, BCE इज राइट आंसर। कर्नाटक सरकार ने सुखदेव थोराट की अध्यक्षता में अलग से राज्य शिक्षा नीति आयोग की स्थापना की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता एक मिसाइल वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने की थी। साथ ही NEP 2020 निजी लोक हितैषी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश किसी प्रयोक्ता को लोगों के मध्य विचार, क्रियाकलाप, घटनाएं और अभिरुचियां साझा करने की अनुमति देता है। तो वो कौन सा है जो किसी प्रयोक्ता को लोगों के मध्य जो है अपने विचार, क्रियाकलाप, घटनाएं और अभिरुचियां साझा करने की अनुमति देता है? तो वो है आजकल के हम लोगों का सबसे फेवरेट सोशल साइट्स, क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ जाएगा इसमें, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने विचार लोगों तक प्रकट करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कॉलर एक तरफ दिया हुआ है और उनके क्या कंसेप्ट है, क्या अवधारणा है, उनकी क्या पब्लिकेशन रहा है, उससे मिलान करना है। एवरेस्ट रोजर्स, दूसरा है पॉल आर बायरन एंड एंड्रे गुडेन फ्रैंक, एजी फ्रैंक, फिर है डेनियल लर्नर और चौथा है विल्बर श्रैम। तो देखिए यहाँ सबसे फेमस है, यहाँ पे अगर आप लोग जानते होंगे तो एजी फ्रैंक के बारे में जानते होंगे, वो क्या थी, विकासशील सिद्धांत दिए हुए थे, ठीक है ना। और उनके साथ है पॉल बारन जो कि निर्भरता का मूल विवरण तथा विकासशील सिद्धांत, ये दोनों मिलकर के दिए हुए थे।
कहाँ पे हैं विकासशील सिद्धांत, तो ये 1 नंबर में है, तो ये बी का 1। ठीक, उसके बाद जो है अगर थोड़ा सा भी इसमें पता होगा तो डेनियल लर्नर जो है ये एक पारंपरिक समाज की बात करते हैं, या श्रैम का मॉडल आपको पता होगा तो ये पेपर 1 में ही पढ़ना है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक, तो वो जनसंचार में आ जाएगा। ठीक, तो वो जनसंचार तथा मास मीडिया में आता है, तो यहाँ से मिला सकते हैं हम लोग इसको। इसी 2 पे ऑप्शन छांट लेंगे कि बी का 1 और डी का 3, बी का 1 डी का 3, बी का 1 डी का 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए एवरेस्ट रोजर्स जो है वो नवाचार का विस्तार किए थे। पॉल आर ब्रन तथा एंड्रू गुंडर फ्रैंक एजी फ्रैंक जो है ये दोनों मिलकर के निर्भरता का मूल विवरण तथा विकासशील सिद्धांत दिए। फिर डेनियल लर्नर जो है वो पारंपरिक समाज की अवधारणा दिए, और विल्बर श्रैम जो है वो जनसंचार तथा राष्ट्रीय विकास का अवधारणा दिया था। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना है और बताना है। ऑटोनोमस डिपेंडेंट लेवल, ठीक, दूसरा है मेमोरी लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल और चौथा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, इसको पकड़ सकते हैं। तो देखिए कि जो हमारा मेमोरी लेवल है जिसको स्मृति स्तर कहते हैं, यह क्या करता है, तथ्यों और सूचनाओं का पुनः स्मरण करता है, यानी रिकॉल करता है। हमारे मेमोरी लेवल में रिकॉल ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये बी का क्या हो सकता है, हमारा बी का 3 हो जाएगा। फिर एक रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, चिंतनशील या विमर्श लेवल का स्तर का आता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा संबंधों का अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और अवबोध ये आता है, तो चलिए इसी 2 पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को कि बी का 3 सी का 4 कहाँ है, बी का 3 सी का 4, बी का 3 सी का 4 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी का 3 और सी का 4, ये ऑप्शन नंबर बी में सी में दिया हो। 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं हम लोग फिर से। हाँ, तो यहाँ पे जो मैं बताया हूँ वही सही है, और यहाँ ऑप्शन में आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे राइट आंसर जो है बी का 3 सी का 4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज़ राइट आंसर, यहाँ बी गलत हो जाएगा। ठीक, जो यहाँ पे डिस्कशन में सही दिया हुआ है इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि स्वायत्तता स्तर, यानी जो है ये क्या है, स्वायत्त स्थित ऑटोनोमस डिपेंडेंट लेवल है। इसमें क्या होता है, प्रभाव और भावनाएं होती हैं। दूसरा है मेमोरी लेवल, यानी स्मृति स्तर, तथ्यों और सूचनाओं का पुनः स्मरण करना। और तीसरा है चिंतनशील विमर्श स्तर, संबंधावलोकन। चौथा है हमारा अवबोध या समझ स्तर, जिसमें क्या होता है, समकांक्षी अधिगम होता है, तो ये हो जाएगा। फिर है अगला, ये एक मैथ है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इसको बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यक्षवादी शोध प्रतिमान यानी कि पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडिग्म के आलोक में गलत है। ध्यान देना है, क्या करना है, गलत कथन की पहचान करना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांत मुक्त और मूल्य मुक्त अवलोकन के संचय से प्राप्त डेटा से भी उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा जो है कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति मानविकी और सामाजिक मामलों पर लागू नहीं की जा सकती है। तीसरा कह रहा है कि ऐसी किसी भी वस्तु का कोई महत्व नहीं है जिसका अवलोकन नहीं किया जा सकता है। चौथा है कि विज्ञान जो है वो मूलभूत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों तो बिल्कुल सही लग रहा है हमको, लेकिन इसमें गलत की पहचान करना है और बताना है कौन गलत है। ऑप्शन ए को पढ़िए, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांत मुक्त और मूल्य मुक्त अवलोकन के संचय से प्राप्त डेटा से भी उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। लेकिन बी नंबर में जो कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति मानविकी और सामाजिक मामलों पर लागू नहीं की जा सकती, गलत है ये, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, प्रत्यक्षवादी प्रतिमान जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो कारण और प्रभाव संबंधों को स्थापित करने और प्राकृतिक दुनिया के बारे में कानून बनाने के लिए तर्कवाद, अनुभवजन्य ज्ञान और मानकीकृत शोध विधियों को महत्व देता है। अगला है कि निम्नलिखित को मास्लो की आवश्यकता सोपानिकी, मास्लो हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ नीड पे अरेंज करना है, इसको सजाना है, व्यवस्थित करना है। पहला दिया हुआ है एस्टीम नीड, दूसरा है सेफ्टी का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्थेटिक और फिजियोलॉजिकल। तो इसमें जो मास्लो का हायरार्की था स्ट्रक्चर ऑफ नीड का, तो उसमें सबसे ऊपर लेवल में पता होगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जो सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे लास्ट में आएगा, इससे ऑप्शन एक ही कटेगा, बाकी 3 ठो रह सकता है। उसके बाद देखेंगे बाकी के ऑप्शन, जिसमें जो है क्या आएगा, स्टीम नीड्स यानी समान आवश्यकता है, सेफ्टी, उसके बाद एस्थेटिक सौंदर्यात्मक, फिर है फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले जो है फिजियोलॉजिकल नीड होता है, खाना पीना, सोना, जगना, रहना के लिए आवास, ये सब। तो ई आ जाएगा हमारा सबसे फर्स्ट में, ये 1 नंबर पे हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या आएगा, उसके बाद सेफ्टी की बात करेंगे हम लोग कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है स्टीम नीड की आवश्यकता होती है जो कि ए नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है एस्थेटिक नीड की आवश्यकता होती है, और लास्ट में सबसे हमें क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो इस हिसाब से क्रम बनेगा EBADC, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अनुपात मापनी पर लागू होते हैं, और उसको देखना है। पहला क्वेश्चन है कि ऑप्शन है यह गुणवत्ता और मूल्यों के आकलन में एक उपयोगी युक्ति है। दूसरा है इसमें समान अंतराल गुण होते हैं। तीसरा है इसमें एक वास्तविक शून्य है। चौथा है कि संख्याकों में वास्तविक संख्याओं के गुण होते हैं और जोड़े घटाए आदि जा सकते हैं। अगला है इसमें गैर पारचलिक सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग किया जा सकता है। इसको इंग्लिश में यही पढ़ लेते हैं कि रेशियो स्केल लेवल के बारे में बताना है, कौन कौन उस पर लागू होता है। इट इज़ ए यूजफुल डिवाइस इन एक्सेसिंग क्वालिटी एंड वैल्यू। बी है इट हैज़ इक्वल इंटरवल प्रॉपर्टीज़, ये तो बिल्कुल सही होगा, ठीक। तीसरा है इट हैज़ ए ट्रू ज़ीरो, तो ज़ीरो दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद जो है डी नंबर में द नंबर हैव द क्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर एंड कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड ETC, ये भी सही है। B, C, D तीनों सही है। यहाँ पे ई कह रहा है इट यूज़ नॉन पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर, नॉन पैरामेट्रिक नहीं, ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत है। तो सही क्या है, B, C, D सही है। जो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो B, C, D ऑप्शन में सही है। इस हिसाब से राइट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। पहला है कंपाइलर, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है वर्ड प्रोसेसर, चौथा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंपाइलर जो है यह सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, कंपाइलर। तो वही पूछ रहा है, इस हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी सभी स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेस, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये सभी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में किस लिए विख्यात था। तो ये तो सबको पता है कि बौद्ध शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत में विख्यात था, फेमस था। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का विख्यात केंद्र था। यह 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और 13वीं शताब्दी में परित्यक्त किया गया था, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें दूसरे देश से भी छात्र आते थे, तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया से आते थे। इसमें क्या होता था, ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में प्रशिक्षण दिया जाता था। त्रिभुजाकारीकरण अनुसंधान की एक विधि है जिसे अपनाया गया, किस शोध में अपनाया जाता है। तो ये जो है त्रिभुजाकरण, ट्राइएंगुलेशन इज ए मेथड ऑफ रिसर्च एडॉप्टेड बाय, तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में अपनाया जाता है, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया गया है।
ठीक है ना। तो यहाँ दोनों सही हो जाएगा, हालांकि दोनों को एक साथ करके देना चाहिए या फिर ए और बी देना चाहिए। तो ये ट्राईएंगुलेशन मेथड जो है ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिभाषा के संदर्भ में ऐसा वर्ग जिसकी सदस्यता उपवर्ग में विभाजित की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो परिभाषा के संदर्भ में देखना है कि एक ऐसा वर्ग जिसकी सदस्यता जो है उपवर्ग में विभाजित की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग सेट कहते हैं या कहीं कहीं गण वंश भी वंश कहते हैं। तो ये समुच्चय या वंश हो जाएगा, दोनों में हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं कि परिभाषा के संदर्भ में ऐसा वर्ग जिसकी सदस्यता उपवर्ग में विभाजित की जाती है उसे गण या वंश कहा जाता है, जिसके लिए एक सेट या समुच्चय का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो गणितीय क्षेत्र में होता है। जीवों के अंतर्गत एक वर्गीकृत किया जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि सबसे नीचे जो है जगत आता है, किंगडम आता है, उसके ऊपर संघ आता है, फाइलम, फिर उसके ऊपर वर्ग, उसके ऊपर गण, फिर कुल, तब वंश, तो जाति आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय आकृति में EAO के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये सैलरिज्म का क्वेश्चन है कि तृतीय आकृति में EAO के संदर्भ में देखना है। पहला देखिए अवितरित मध्य होता है इसमें। दूसरा कार्य है कि निष्कर्ष अपने उद्देश्य पद को वितरित करता है। तीसरा कार्य इसमें व्यावर्तक प्रतिज्ञप्ति का तर्क दोष होता है। चौथा कार्य है इससे अस्तित्वपरक तर्क दोष होता है। तो इसमें जो है तृतीय आकृति में EAO के संदर्भ में देखेंगे तो इसमें जो है अस्तित्वपरक तर्क दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें कौन सी फैलेसी होता है, एक्जिस्टेंशियल फैलेसी होता है, जिसे अस्तित्वपरक तर्क दोष कहते हैं। यह एक प्रकार का तार्किक दोष है जो तब होता है जब किसी तर्क में एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दो सार्वभौमिक आधार वाक्यों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जोखिमपूर्ण सामग्रियों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पुराने से नवीनतम क्रम में व्यवस्थित करिए। पहला है बामाको कन्वेंशन, दूसरा है वैगानिक कन्वेंशन, तीसरा है वासेल कन्वेंशन, चौथा है लंदन कन्वेंशन और पांचवा है रोटरडम कन्वेंशन। इसमें सबसे पुराने से लेकर के नए के तरफ में करना है। तो सबसे पुराना कौन सा है पता होगा। सबसे पुराना लंदन कन्वेंशन है जो कब हुआ था, लगभग 1972 में हुआ था। तो सबसे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद जो है बैसल कन्वेंशन आ जाएगा, लंदन के बाद में हुआ था, ठीक। उसके बाद जो है सबसे लेटेस्ट इसमें देखेंगे तो वो रोटरडम है। तो ये सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट में ई आएगा। चलिए इसी पे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, डी सी और सबसे लास्ट में ई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हमारा। तो इस हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए लंदन कन्वेंशन जो है 1972 में हुआ था, बैसल कन्वेंशन 1989 में हुआ, बामाको कन्वेंशन 1991 में हुआ और वैगानिक कन्वेंशन 1995 में हुआ और रोटरडम कन्वेंशन 1998 में हुआ। इसको याद कर लीजिएगा, इसको रट्टे मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है न्याय से सत्रीकर्ष के आलोक में किसी घट पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण एक विशेष इंद्रिय का द्रव्य के साथ सन्निकर्ष के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है। तो ये जो है संयोग के रूप में जाना जाता है। कब, जब न्याय से सन्निकर्ष के आलोक में किसी घट पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण एक विशेष इंद्रिय का द्रव्य के साथ सन्निकर्ष के माध्यम से उत्पन्न होता है, जिसे संयोग के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें तर्क दोष की पहचान करना है। कौन से तर्क दोष है, कह रहा है कि बेसबॉल में केवल 3 प्रकार के बेस हिट्स होते हैं, सिंगल, डबल तथा ट्रिपल। स्लगर को एक बेस हिट मिला परंतु उसे सिंगल अथवा डबल प्राप्त नहीं हुए, अतः स्लगर को निश्चित रूप से ट्रिपल मिला होगा। तो इसमें किस प्रकार के तर्क दोष है इसकी पहचान करना है। तो ये एक फॉल्स अल्टरनेटिव बन रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये नहीं कह सकते हैं कि उसको ट्रिपल ही मिला होगा, तो यहाँ पे फॉल्स अल्टरनेटिव बना है।
देखिए, इसी को मिथ्या विकल्प कहते हैं, तर्क दोष। मिथ्या तर्क किसी कथन का वह भाग है जो तार्किक रूप से दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सके। हिंदी में इसे मिथ्या, हेत्वाभास, तर्कभास भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब पैसेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन पैसेज को है, जिसको देख लीजिएगा, काफ़ी आसान होता है, ये अपने हाथ का क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से हमारा आज 9 जनवरी 2025 के शिफ्ट 1 के पेपर 1 क्वेश्चन आज हम लोग पूरा टोटल देखें। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि अगले सेशन में वीडियो मिल सके आपको। थैंक यू।